खबर मिल रही है जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर पुलिस का ऑपरेशन तलाश जारी है। 29 थाना इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश की जा रही है। इस मिशन पर पुलिस की 58 टीम्स लगाई गई हैं, जबकि एक इंटेलिजेंस की टीम भी काम कर रही है। आपको बता दें, पिछले 2 दिन में 85 जगह पर लगभग 750 लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस ने 45 संदिग्धों को हिरासत में लिया। तो 58 टीमें बनाई गई हैं। 29 थाना क्षेत्रों में 2-2 टीमें हैं, जिनके द्वारा सुबह और रात के टाइम पे जाके ऐसे क्षेत्रों में जहां बाहर के लोगों को रहने की या तो संभावना है या कोई उनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट है या सूचना है, वहां जाके वो लोग वेरीफाई करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और फिर उस एड्रेस का जहाँ का वो बताते हैं उसका सत्यापन कराया जाता है। तो अभी तक इन टीमों ने कल लगभग 85 पॉइंट्स पे इस तरह के लोगों की चेकिंग की है और उसमें लगभग 750 लोगों को चेक किया गया, जिनसे बातचीत की गई। 45 लोग ऐसे थे जो संदिग्ध पाए गए और उनका सत्यापन हमारे द्वारा कराया जा रहा है। ये 45 लोग ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि वो अन्य प्रदेशों के रहने वाले हैं। तो जो जगह उन्होंने बताई है, जो डिस्ट्रिक्ट और जिला प्रदेश उन्होंने बताया है, वहाँ पे हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। हम लोगों की एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम वेरीफाई कराते हैं कि वो मूल रूप से वहाँ के रहने वाले हैं या नहीं है। सीधे अब आपको ले चलते हैं बरेली से। हमारे सहयोगी रामविलास सक्सेना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं। रामविलास, सबसे पहले तो बताइए कि बरेली में किस तरीके से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर यह अभियान चला है और कितने लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है और यह अभियान अभी कहां तक आगे बढ़ता हुआ दिखता है? जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद अब जो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो है ये ऑपरेशन तलाश शुरू किया गया है बरेली में। बरेली चूंकि हमेशा ही निशाने पर रहता है और यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की आवाजाही भी विशेष तौर से देखी जाती है। चूंकि यहाँ पर बरेली के साथ साथ जो पड़ोसी जनपद है शाहजहांपुर, यहाँ से भी काफी हद तक ये चीजें सामने आई हैं। चूंकि जो अधिकारियों का मानना है कि कई बार जांच पड़ताल के ऐसे लोग जिनके पास उनके वैध दस्तावेज नहीं है, उनके डिटेल की जानकारी को लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार को कई बार भेजा गया था कि इनका किस तरीके से वेरिफिकेशन करवाया जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी नहीं दी गई और जिस वजह से इनका जो है जांच पड़ताल पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अब जब प्रदेश सरकार ने 15 दिन का ये जो ऑपरेशन तलाश शुरू किया है, इसमें जो पुलिसकर्मी हैं, जो LIU की टीम है, बरेली जिले में 58 टीमें बनाई गई हैं। पिछले 2 दिन में इन्होंने करीब 700 से ज्यादा लोगों से बातचीत की है। मैं अपने साथी से कहूंगा दिखाएं वो किस तरीके से देखिए जांच पड़ताल वो कर रहे हैं। ये लोकल इंटेलिजेंस की टीम है, जा करके हर एक से बात कर रहे हैं। जो भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं कि आखिर वो किस तरीके से किस वैध दस्तावेज के आधार पर यहाँ बरेली में रह रहे हैं। ये जो अभियान चलाया जा रहा है बरेली शाहजहांपुर सहित बरेली की पूरी रेंज में चलाया जा रहा है और जहां पर पुलिसकर्मी जो है जा करके इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों से बातचीत कर रहे हैं और जाकर के उनसे वैध दस्तावेज मांग रहे हैं। और इन दस्तावेज के आधार पर चूंकि इस तरीके से पीछे 2 दिन के अंदर बरेली पुलिस ने करीब 24 घंटे में यहाँ पर 45 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं पाए गए हैं। पूछताछ पुलिस कर रही है कि आखिर वो किसके आधार पर और कैसे यहाँ पर रह रहे थे। तो फिलहाल कुल मिलाकर के जिस तरीके से कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल सरकार को भी लिखा गया था, बरेली से भी लिखा गया था, शाहजहांपुर से भी लिखा गया था और जो सूची भेजी गई थी कि इस लिस्ट का मिलान करके बताइए कि ये लोग आप यहाँ के रहने वाले हैं या नहीं है। किसी ने अपना मालदा बताया था, किसी ने अन्य जगह बताया था, लेकिन कुल मिलाकर के कोई भी वहां से जांच पड़ताल सामने नहीं आई और जिस वजह से ये जांच पूरी नहीं हो सकी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद अब जिस तरीके से बांग्लादेश और रोहिंग्याओं को लेकर के जांच पड़ताल जो चल रही है उसको तेज कर दिया गया। पिछले 15 दिन आगे 15 दिन तक चलेगा ये अभियान। जो ऑपरेशन तलाश है ये 10 जून तक चलाया जाएगा और इसी तरीके से जो लोकल इंटेलिजेंस की टीम है, पुलिस है, बरेली जिले में 39 थाना है, 39 थानों में हर थाना की 2-2 टीम लगाई गई है। कुल मिलाकर 58 टीम बरेली जिले में काम कर रही हैं, जो सुबह दोपहर शाम जाकर के यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं इन लोगों से और पूछ रहे हैं। लेकिन सबसे खास चीज है कि इन लोगों में महिलाएं तो दिखाई देती हैं दिन के वक्त, लेकिन इनके यहाँ जो पुरुष हैं, पुरुष बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं दिन में कि पुरुष आखिर कहाँ रहते हैं। हम खुद जानकारी कर लेते हैं इनसे। मैडम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शकुंतला। शकुंतला, कब से रह रही है यहाँ पर? यहाँ तो हम हो गए 6-7-8 सालों से रह रहे हैं। आपके परिवार के मर्द लोग कहाँ हैं इस वक्त? वो सब दुकान जेल लगी हुई है, आप दुकान ही पे हैं सब। जी, क्या नाम है आपका? गुड़िया नाम है मेरा। वैसे कहाँ की रहने वाली है और बरेली में? हम तो हरदोई के जिला के रहे, मेरी बड़ी जिठानी। हरदोई जिला। भैया, क्या नाम है भैया आपका? सर, भानु प्रताप सिंह। ये भानु प्रताप सिंह जी हैं, LIU से। इनसे हम जान, भैया क्या क्या दस्तावेज चेक कर रहे हैं और किस तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं?
सर बाकी तो हमारे उच्च अधिकारी बताएंगे, बस ये जो इनके वो दस्तावेज चेक कर रहे हैं जो होते हैं। क्या क्या आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और वोटर कार्ड है। सर बताइए आपको वोटर कार्ड का। तो फिलहाल ये वो महिलाएं हैं जो जिनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। पुरुष इस वक्त कोई भी नहीं है। इनके जो डेरा बने हुए हैं, दूर दूर तक डेरा जो बने हुए हैं, इन डेरों में पुरुष वर्ग कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो महिलाएं हैं और जो बिल्कुल बिल्कुल, तो तमाम तरह से लोग इस पर अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन शहर शहर ऑपरेशन रोहिंग्या जो है वो चलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी सिंचाई विभाग ने आगरा कैनाल से कब्जा हटवाया है। सिंचाई विभाग को दिल्ली की साकेत कोर्ट से राहत मिलने के बाद ये एक्शन हुआ है। यहां पर आगरा कैनाल के बाएं तरफ पटरी को तोड़ दिया गया था और अब बाउंड्री वॉल पटरी से कब्जा हटाकर बाउंड्री वॉल बनाने का काम शुरू किया गया है। आरोप यह है कि सैयद तासीर अहमद नाम के शख्स ने प्राइवेट रास्ता बना लिया था। यूपी सिंचाई विभाग ने कब्जा हटवाया है। आगरा कैनाल से कब्जा हटवाया है। साकेत कोर्ट से राहत के बाद हटवाया कब्जा। कैनाल की बाएं तरफ की पटरी तोड़ी गई थी। खबर हमने आपको बताई। अब महाराजगंज का रुख करते हैं, जहां अवैध मस्जिद को हटाया गया। नोटिस के बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को हटाया। फरेंदा तहसील के मैनाहवा गांव का ये मामला है। आपको बता दें, नेपाल बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन सभी अतिक्रमण को हटवा रहा है। सरकारी जमीन पर बनी हुई जितनी अवैध इमारतें हैं उन सब जमीनों को खाली करवाया जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद एक मस्जिद को हटाया गया। महाराजगंज से तस्वीर आप देख रहे हैं। मस्जिद कमेटी के लोगों ने ही इस मस्जिद को हटाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा देश भर में बड़े आयोजन करने वाली है। इसकी कमान खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा संभालेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। पार्टी ने 10 बड़े कदमों के साथ मेगा प्लान तैयार किया। ये तमाम कार्यक्रम 9 जून से 1 महीने तक चलेंगे। तीस मई को पीएम मोदी कानपुर दौरे पर रहेंगे, लिहाजा सीएम योगी इसकी तैयारियों को परखने के लिए कानपुर पहुंचे। सीएम योगी ने सीएसए पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि पीएम मोदी का 30 मई को कानपुर दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी की जनसभा के लिए सीएसए मैदान में पंडाल लगभग तैयार हो गया है। पार्किंग, पीने का पानी, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए देश की दिग्गज कंपनियों ने लगभग 69,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हैं। ये समझौते प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट यूपी की ओर से मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में उच्च स्तरीय निवेशक राउंड टेबल आयोजन में किए गए। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव और संचालन इन्वेस्ट यूपी के सीईओ आनंद ने किया और निवेशकों ने डेटा सेंटर, हरित ऊर्जा, सीमेंट और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश का ऑफर दिया है। में 69,000 करोड़ का निवेश तमाम बड़ी कंपनियां करने जा रही हैं। इसके प्रस्ताव भी योगी सरकार को मिल चुके हैं। 69,000 करोड़ के निवेश के जो प्रस्ताव हैं वो अलग अलग कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करने जा रही हैं। इनमें चाहे हरित ऊर्जा का क्षेत्र हो या सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करने को तैयार हो गई हैं। 69,000 करोड़ का निवेश पिछले दिनों इन्वेस्ट यूपी की एक बैठक में तय हुआ है कि बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश आएंगी और निवेश करेंगी। कांग्रेस नेता उदित राज ने एक बार फिर शशि थरूर पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बीजेपी प्रवक्ता उनको बताया और कहा कि शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं। वो बीजेपी नेताओं से ज्यादा पीएम मोदी का गुणगान कर रहे हैं। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में ऑल पार्टी डेलीगेशन पनामा गया है। यहां शशि थरूर ने कहा कि हमने पहलगाम हमले के जवाब में पहली बार एलओसी को पार किया और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए। इस बयान का विरोध करते ही उदित राज ने शशि थरूर पर कटाक्ष किया। Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war,
we had not crossed the line of control. In Uri, we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places. वहीं बीजेपी ने कांग्रेस नेता उदित राज के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि उदित राज राहुल गांधी की जबान बोल रहे हैं और उदित राज जो बोल रहे हैं वो दरअसल राहुल गांधी की स्पीच है, वो राहुल गांधी के शब्द है। तो देखिए, अगर कोई इंडिया फर्स्ट करता है, परिवार फर्स्ट नहीं, तो कांग्रेस गाली देती है। कोई बोलता है कि देश फर्स्ट है, दल हित नहीं, तो कांग्रेस पार्टी गाली देती है। यही कांग्रेस की मानसिकता है। कांग्रेस आज केवल और केवल DGISPR पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल की तरह, पाकिस्तानी आर्मी के रेंजर की तरह बोल रही है और इसीलिए पाकिस्तान के मीडिया चैनल में यही लोग घूम रहे हैं और जो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये हमारे सांसद भी नहीं है, ये हमारे नेता भी नहीं है। यही कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कल देर रात राजधानी लखनऊ में एसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री जीशान खान के पोस्टर पर कालिख पोत दी। इसके अलावा एसपी कार्यकर्ताओं में लखनऊ में पोस्टर भी फाड़ दिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पोस्टर्स पर आपत्ति जताई। जीशान खान को ऐसी हरकतों से बाज आने को कहा गया। अखिलेश यादव जी के ऊपर लगातार मेन चौराहों पर लगाकर टिप्पणी की जा रही है, उससे हम लोग पूरी तरीके से आहत हैं और आज हम सभी लोग मिलकर जो पोस्टर लगाए उनके पोस्टर पे कालिख पोतने का काम किया हूं और यह भी चेतावनी देना चाहता हूं आप सभी मीडिया बंधुओं के द्वारा कि अगर ये लोग नहीं माने तो सामने से कालिख पोतने का काम करूंगा। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर उस पोस्टर की है जो जीशान खान ने लगवाई थी और दूसरी तस्वीर में एसपी के नेता जीशान खान की फोटो पर कालिख पोतते नजर आ रहे हैं। पॉक्सो एक्ट के आरोपों से बरी होने के बाद भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या पहुंचे तो समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए अयोध्या एयरपोर्ट पर 100 से अधिक SUVs का काफिला और 10,000 से अधिक समर्थक पहुंचे थे। एयरपोर्ट से हनुमानगढ़ी और हनुमानगढ़ी से नंदिनी नगर तक पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का भव्य स्वागत हुआ। अयोध्या पहुंचकर बृजभूषण शरण सिंह ने न्यायपालिका में अपनी श्रद्धा बताई और इस मौके पर उन्होंने कहा कि संरक्षण के लिए बनाई गई धाराओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसमें समीक्षा की जरूरत है, फिर चाहे वो यौन उत्पीड़न हो, दलित उत्पीड़न हो या फिर दहेज प्रथा हो। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे और हमले में घायल मीट व्यापारियों से मुलाकात की और इस मौके पर इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों से व्यापारियों को खींचकर बेरहमी से पीटा। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार मीट फैक्ट्री चलवा रही है, दूसरी तरफ मीट व्यापारियों को पिटवाया जा रहा है। ये गुंडा माफिया नहीं है तो कौन है? आप ये बताइए, गुंडे माफिया कौन नहीं है? आप मीट की फैक्ट्री बंद करा दीजिए। आप फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करा देते? आप एक तरफ मीट कटवा रहे हो, दूसरी तरफ लोगों को मरवा रहे हो। अब बंद करा दो उसको। कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके की अभी तक कार्रवाई हुई है, देखिए अभी तक तो 4 ही गिरफ्तारी हुई है, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रासुका के तहत कार्रवाई किस तरह की लड़ाई लड़ेगी इसके दौरान? कांग्रेस इनके लिए आई है, कांग्रेस पूरी तरह से लड़ाई लड़ेगी, यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। जहाँ भी इनको वकील की जरूरत होगी, कानूनी सहायता की जरूरत होगी, कांग्रेस देगी। अलीगढ़ में वीएचपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। हिंदूवादी संगठन ने कहा कि वीएचपी और बजरंग दल का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वीएचपी का कहना है कि जांच से पहले किसी नतीजे पर ना पहुंचे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। आपको बता दें, पनेठी में मीट व्यापारी से मारपीट की गई थी और संगठन की ओर से कोई भी निर्णय जांच रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा। आरोप है कि मांस को खुलेआम ले जाया जा रहा था, जिससे इलाके में अफवाह फैली और लोग गुस्से में आ गए। मांस किस जानवर का है, इसकी जांच के लिए सैंपल मथुरा को लैब भेज दिया गया है। ये है कि अगर मीट किसी ओपन गाड़ी में नहीं जा सकता, गाड़ी या तो फ्रीजर वाली हो
या उसमें बर्फ लगी हुई हो। और जो घटना हुई है उससे 10-15 दिन पूर्व भी इसी प्रकार की घटना हुई थी और यही गाड़ी थी। तो लोगों के अंदर ये एक अफवाह आई कि दोबारा ओपन गाड़ी में मीट जा रहा है, वो गौवंश का है। क्षेत्रीय लोग उसमें आक्रोशित हो गए, वो इस प्रकार की घटना हुई, उसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का नाम लेकर वो घटना का आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, ऐसा हमारा कोई भी कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व नहीं था। नोएडा में कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या 19 पहुंच चुकी है। इनमें 11 महिलाएं, 8 पुरुष हैं। ये सभी इस वक्त होम आइसोलेशन में हैं। स्वास्थ्य विभाग अब इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुटा हुआ है। कोविड के इस समय जो एक्टिव केस हैं 19 हैं, उसमें जो फीमेल है 11 है, मेल पेशेंट 8 है। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम जो उनके आ रहे हैं कॉमन कोल्ड के आ रहे हैं, एक साधारण जुकाम की तरह जिसे कहें वही सिम्टम है। अभी होम क्वारंटीन है सब लोग? हाँ, सभी होम क्वारंटाइन है। नोएडा में कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है और आपको बता दें यहाँ पर एक्टिव मरीजों की संख्या 19 हो गई है, यानी 4 नए पॉजिटिव आए हैं और लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। आपको बता दें 11 महिलाएं और 8 पुरुष कोविड पॉजिटिव हैं। इस वक्त हम जिला अस्पताल में ही मौजूद हैं। इसको कोविड अस्पताल के तौर पर विकसित किया गया था। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो तमाम मरीज हैं वो होम आइसोलेट हैं और लगातार लोगों से अपील की जा रही कि क्राउडेड एरिया यानी भीड़ भाड़ इलाके में अगर वो जाएंगे तो मास्क का, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हैंड वॉश लगातार करते रहे। फिलहाल सभी मरीज स्वस्थ हैं, होम आइसोलेट हैं और जो डू एंड डोंट्स हैं उनको फॉलो कराया जा रहा है। राज्य में कोरोना के हालात पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी में कोरोना को लेकर कहीं कोई पैनिक नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने अफवाहों से बचने की अपील की है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस बार वेरिएंट खतरनाक नहीं है। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। इस बार का जो वेरिएंट है ये खतरनाक नहीं है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। सरकार पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है, कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। यूपी पुलिस फुल एक्शन में है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में लगी है। लखनऊ, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद, उन्नाव से लेकर आगरा, झांसी, बलिया में पुलिस ने कई बदमाशों को एनकाउंटर में पकड़ा है। आज ही सिर्फ 10 से ज्यादा जिलों में कार्रवाई की गई, जिसमें 15 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने क्राइम को जड़ से खत्म करने के लिए बदमाशों पर कार्रवाई तेज कर दी है। यूपी में एनकाउंटर पर एनकाउंटर। योगी सरकार में बदमाशों की खैर नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में कानून व्यवस्था किस तरह चौकस है, इस बात की तस्दीक करती ये तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक के बाद एक कई एनकाउंटर करके बदमाशों के हौसले पस्त कर दिए। मैसेज साफ है कि राज्य में कानून व्यवस्था से ऊपर कुछ भी नहीं। जालौन के कोंच इलाके की एक ज्वेलरी शॉप में डकैती करके भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। 5 बदमाशों में से 4 के पैर में पुलिस की गोली लगी है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और डकैती में मिली रकम बरामद हुई। ट्रक जलाया गया। एक मोटरसाइकिल पर जो काले रंग की हीरो स्प्लेंडर प्रो है, उस पे 3 लोग सवार थे और झटके से उन लोगों ने नहर पटरी के नीचे अपनी मोटरसाइकिल रोकी। ये लोग गिरफ्तारी के चक्कर में आगे बढ़े। उधर से फायरिंग की गई, वार्न किया गया, पुनः फायरिंग की गई। कुल 3-4 राउंड फायर किया गया उनके द्वारा। और रक्षार्थ जब हमारी टीम ने उनके ऊपर फायर किया, थोड़ी देर बाद फायर शांत हुआ। चेकिंग की गई तो ये पाया गया कि 3 लोग घायलावस्था में पड़े हुए हैं। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र के केदारखेड़ा देवारा मार्ग पर भी देर रात पुलिस चेकिंग के दौरान फायरिंग करके भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बदमाश एक युवक की मोटरसाइकिल में टक्कर मारने के बाद फायरिंग करके फरार चल रहा था। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। झांसी के मोट कोतवाली क्षेत्र में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस एसओजी और स्वैट टीम संयुक्त चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर एक शख्स तेजी से आगे बढ़ने लगा। पुलिस ने रोका तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।
जवाबी फायरिंग में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से असला और जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। जो बदमाश है वो भूपेंद्र गोला नाम का है, जो यहाँ का रहने वाला है, प्रेमनगर का रहने वाला है। इसके तहकीकात की एक जानकारी में रक्षा थाना है, वहाँ से ये मुकदमे में वांटेड है, 25,000 का इनामी है। ये मोड़ थाना में भी एक बैटरी चोरी का मुकदमा लिखा गया था, इसमें ये वांटेड था। ये तो इसके पास से आज जो बैटरी चोरी के बैटरी बरामद हुआ है, इसे एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है जो भी बिना नंबर की है, उसको संदिग्ध है। जो तमंचा इसने फायर किया, तमंचा 315 बोर का, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा बरामद हुआ है। ये 25,000 का इनामी है। बलिया में तो यूपी पुलिस ने 1 घंटे में 2 एनकाउंटर कर दिए। पहले एनकाउंटर में बेदुआ गोलीकांड का आरोपी रवि प्रकाश पांडे वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरे एनकाउंटर में बलिया के व्यापारी अरुण गुप्ता पर हुए गोलीकांड में शामिल बदमाश मुकेश कुमार सिंह पुलिस से हुई मुठभेड़ में पकड़ा गया। यह एनकाउंटर भी वाहन चेकिंग के दौरान ही हुआ। जिसके गोली लगी थी, घायल हुआ था, उसने अपना नाम रोहित पांडे बताया, जो कोतवाली का रहने वाला है। वो कोतवाली क्षेत्र में पंजीकृत हत्या के प्रयास के एक अभियोग में नामित अभियुक्त है। उसके द्वारा ये भी बताया गया कि उसके 2 साथी आशु यादव एवं आशुतोष यादव मौके से फरार हो गए हैं, एवं उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 1 अदद तमंचा 315 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस, 1 अदद जिंदा कारतूस एवं 1 अपाचे बाइक बरामद हुई है। इस संबंध में पूर्व में ही एक महिला अभियुक्ता सोनी को भी गिरफ्तार किया गया था। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदमाशों को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था से ऊपर कुछ नहीं है। ऐसे में लगातार हो रहे एनकाउंटर्स ने भी बदमाशों के हौसले तोड़ के रख दिए। 5 जून को गंगा दशहरा के पावन अवसर पर अयोध्या के श्री राम मंदिर में एक ऐतिहासिक और भव्य धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होने जा रहा है और उस दिन राम दरबार समेत कुल 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की जाएगी। विशेष आयोजन सुबह 11:25 से 11:40 तक अभिजीत मुहूर्त में संपन्न होगा, जिससे अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। काशी के विद्वान पंडित जयप्रकाश 101 वैदिक आचार्य के साथ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करवाएंगे। इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित होंगे और समारोह की शुरुआत कलश यात्रा से होगी, जिसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार, यज्ञ, अन्य धार्मिक अनुष्ठान पूरे विधि विधान के अनुसार संपन्न किए जाएंगे। तीन जून और 4 जून को प्राण प्रतिष्ठा का पूजन प्रातःकाल 6:30 6:30 बजे प्रारंभ होगा, 12 घंटे तक चलेगा, सायंकाल 6:30 बजे तक। बीच में 1 घंटे का थोड़ा विश्राम, फलाहार। 5 जून को यह पूजन प्रातःकाल 6:30 बजे प्रारंभ होकर आरती के बाद 1 बजे पूर्ण हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया अभिजीत मुहूर्त में 5 जून को दिन में 11 बजे के बाद प्रारंभ होगी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को निवेदन किया है कि वो 5 जून को पधार कर कार्यक्रम को यश प्रदान करें।